बात लक्ष्मी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगले को लेकर देखिए बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने से ही साफ साफ इनकार कर दिया था, पर अब उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर एक मांग रख दी है और ये कहा है कि अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो वो बंगला खाली कर देंगी। अब वो मांग आखिर क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार, सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग। लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा, कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। बोला के खाली कर रहा है, कौन बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में अलग से एक कमरे की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का खतरा है, डॉक्टर ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। नए बंगले में अलग से कमरा होगा तभी शिफ्ट करेंगे। उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था। तो थाड़ी रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को, जो सरकार बना देगा 2 मिनट नहीं लगेगा, किस बात का देर भाई, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि फिलहाल राबड़ी देवी को आवंटित बंगले की संरचना कैसी है। राबड़ी देवी को अलॉट किया गया बंगला 2 मंजिला है। इस बंगले में कुल 6 बड़े बेडरूम हैं। निचली मंजिल पर 4 से 5 कमरे हैं। ऊपरी मंजिल पर भी लगभग इतने ही कमरे हैं। बंगले में शानदार ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बैठने के लिए बड़ा हॉल, गेस्ट रूम। बंगले में मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन भी किया गया है। बंगले में स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर भी है। यानी राबड़ी देवी को आवंटित बंगला बिहार के कई मंत्रियों के बंगले से भी बड़ा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राबड़ी देवी की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार राबड़ी देवी की मांग स्वीकार करती है या फिर नहीं। पर एक बात साफ है कि अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं करने की हट जरूर तोड़ दी है। अब एक तो बात यहाँ पे साफ हो चुकी है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर और सियासत हो और किचकिच हो, और इसी कारण से राबड़ी देवी ने ये फैसला लिया है कि वो 10 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि 39 हार्डिंग रोड में भी लालू प्रसाद यादव के लिए एक कमरे का निर्माण सरकार द्वारा करा दिया जाए। बिहार की सियासत में 5 देश रत्न मार्ग का बंगला एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सरकार ने आवंटित कर दिया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में कहीं निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले। देखिए इस रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री आवास के बाद 5 देश रत्न मार्ग सियासत का दूसरा पावर सेंटर माना जाता है। इस बंगले का सियासी इतिहास पुराना है और एक आध बार छोड़ दें तो इस बंगले में डिप्टी सीएम ही रहते आए हैं। 5 देश रत्न मार्ग में डिप्टी सीएम के रहने की एक लंबी फेहरिस्त है। सुशील मोदी, तेजस्वी यादव 2 बार, तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी 2 बार इस बंगले में रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस बंगले का डिप्टी सीएम या मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों से पुराना नाता है। अभी जो वर्तमान के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले से आवंटित अपने आवास में ही रहना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को यह आवास आवंटित करने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत कुमार जी को यह आवास आवंटित कर दिया गया है। अब निशांत कुमार को जैसे ही ये बंगला आवंटित किया गया, इस बात की चर्चा तेज हो गई है
कि निशांत की भूमिका सरकार में क्या बदलने वाली है? क्या आने वाले समय में निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? निशांत की पहले भी चर्चा डिप्टी सीएम बनने की हो रही थी, लेकिन बाद में वो मंत्री बने। लेकिन आने वाले समय में निशांत की भूमिका बदल सकती है, ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो आवास आवंटित किया गया है, क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। हालांकि मौजूदा सरकार में दोनों डिप्टी सीएम इस बंगले में रहने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि वो लंबे समय से अपने बंगले में रहते आए हैं, लेकिन विपक्ष ने इसी बहाने एनडीए की राजनीति पर चुटकी ले ली है। जब से सम्राट चौधरी जी एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न को एक बड़ा कैंपस 15 एकड़ का बना लिया, तब से सम्राट चौधरी की लगातार किरकिरी हो रही थी। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले लगातार निशांत कुमार जी का कद छोटा कर रहे थे, कुछ तरह तरह की बातें उनके बारे में बोल रहे थे। अब सम्राट चौधरी जी ने एक तीर से 2 निशान बना लिया। फिलहाल बिहार में बंगले पर राजनीति खूब हो रही है, चाहे 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला हो या फिर 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला। इन दिनों बंगला और बंगले पर जारी सियासी खेल जनता बखूबी देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में शोक और गुस्से का भी माहौल है। वहीं अब यह मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने खान सर का पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तस्वीरें सहरसा की हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर के गांव धमसेना की है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब किसी राजनीतिक रैली का नहीं, बल्कि एक भाई को खोने के गम और इंसाफ की मांग का है। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन था और रोशन आनंद के समर्थकों की भारी भीड़ दुख में शरीक होने पहुंची थी। इस अंतिम विदाई से तनिक पहले सबसे भावुक तस्वीर भी सामने आई, जब खुद रोशन आनंद बेऊर जेल से रिहा होकर सीधे अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी विदाई देने से पहले घर की बालकनी में खड़े होकर अपना दर्द बयां किया, अपनी आप बीती बताई। हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है, हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रहती था, जो बहुमूल्य रहती था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। जिस प्रकार प्रिंस मेरे लिए तत्परता से हमेशा खड़ा रहता था, उसी प्रकार आज आप भी प्रिंस के रूप में खड़ा है। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। लेकिन कोचिंग विवाद और प्रिंस यादव की इस संदिग्ध मौत ने अब बिहार में एक बड़ा सियासी तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मामला बताते हुए सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी।
तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीति में बयानों का सैलाब आ गया है। सत्ता पक्ष और बिहार के कई बड़े नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दिया है, तो वहीं कुछ नेता इसे बेहद गंभीर मानकर जांच की बात कह रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं। इसी बीच बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और फैजल खान यानी खान सर पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि फैजल खान बहुरूपिया है, इसका पाकिस्तान और नेपाल से संपर्क है। ये फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है। कुल मिलाकर प्रिंस यादव की मौत अब सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि बिहार की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं, क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश है या फिर इस पर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है? लेकिन जनता और रोशन आनंद के समर्थक अब सिर्फ और सिर्फ सच के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, बिहार के चर्चित शिक्षक फैजल खान यानी कि खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया रूप ले लिया है। इस विवाद के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों के मानकों और सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ कुमार ने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूरा छात्र अभ्यर्थियों का जो बेरोजगार नौजवान है, जो बिहार एक सपना लेकर आते हैं, उनके मनो मस्तिष्क पर जो सवाल खड़ा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग को भी चिंता है कि इस तरह का माहौल पैदा हो गया। देखिए, झूठा वक्तव्य, एक झूठा आरोप लगाकर एक पूरा एक नेक्सस जो तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट जो लिखे, उसका पूरा धाराशायी हो गया है। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सभी बिंदुओं की जांच, और जैसा कि रोशन आनंद ने भी आरोप लगाया कि आप मेरे भाई की हत्या हुई है और मेरी भी हत्या हो सकती है, तो सारे बिंदुओं की जांच सीबीआई को कराए, और नहीं तो इस तरह का मामला आज हुआ है, कल ये रफा दफा हो जाएगा। आज मद्य निषेध विभाग के सिपाही भर्ती की परीक्षा है और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रात में ही अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर गर्मी और मच्छरों के बीच अभ्यर्थी को रात काटना पड़ा। हालांकि रेलवे द्वारा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में ज्यादातर परीक्षार्थी मंगलवार की शाम ही सासाराम पहुंच गए। ये लोग स्टेशन पर ही, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं स्टेशन पर ही रात में रुक करके मच्छरों और गर्मी के बीच रात काटने के लिए मजबूर दिखाई दिए। एग्जाम देना है जी। कहाँ से है? नवादा जिला। अच्छा, कहाँ? यहाँ से नवादा। अच्छा, सोने होने का व्यवस्था वही स्टेशन है, और आप जिनके पास पैसे हैं वो होटल ले सकते हैं, और क्या, यही है बस। आप लोग ट्रेन से आए? ट्रेन से आए जी। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देखिए, मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। अपराधी की पहचान वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है। देर रात मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान हुई मुठभेड़, और पुलिस ने दरअसल रुकने का इशारा किया तो पुलिस पर अपराधी गोली बरसाने लग गया था, और इसी में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। अपराधी के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी अमित कुमार सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो उल्टा पुलिस पर ही, बताया जा रहा है, पुलिस पर ही गोली चलाने लग गया। तो ऐसे में आत्मरक्षा के तौर पर पुलिस ने भी गोली चलाई, और इसके बाद अमित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। देर रात मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस पर ही अपराधी गोली चलाने लग गया, और ऐसे में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। अपराधी के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी अमित कुमार सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरव। प्रियांक, मुजफ्फरपुर का ये मामला है, बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ होती है। कब की ये घटना है?
जी, देर रात में यह घटना हुई है और मुशहरी थाना क्षेत्र के भटोलिया मोड़ पर जो है पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस देर रात वाहन जांच कर रही थी और इस दौरान जो है बाइक से वो अपराधी जा रहा था और जब उसे घेरा रोका गया तो वह अपने आप को घिरता देख पुलिस पे ही जो है उसने गोली चलानी शुरू कर दी। जिसकी पहचान हुई है वैशाली जिले के महुआ का रहने वाला अमित कुमार सिंह है, जो बीते महीना मुजफ्फरपुर के रोहुआ रोड में मुशहरी थाना क्षेत्र में ही एक हत्या हुई थी अंकित रंजन की, जो जमीन कारोबार से जुड़े थे। उस हत्याकांड का वह आरोपी है। तो ऐसे में उसके साथ जो है वह मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है और फिलहाल उसको पुलिस अभिरक्षा में SKMCH में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरपुर क्राइम बढ़ा है तो ऐसे में जो पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है तो कहीं न कहीं यह समझा जा रहा है कि पुलिस अब एक्शन मोड में है। जी ठीक है प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई तो वहीं गयाजी में 45 लाख की लूटकांड के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। साथियों, तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ संदेश दिया, अपराध छोड़ दो वरना पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड है। इसी सख्त रुख का असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंजी बतराहा गांव के पास अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब वाहन जांच के दौरान शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने यूपी से आ रही एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तस्करों ने वाहन को बैक गियर में लेकर ड्यूटी पर तैनात दारोगा संतोष कुमार को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का भी आरोप है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार घायल हो गया। उधर गयाजी में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित 45 लाख रुपए के लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी। घायल अपराधियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और शमन कुमार के तौर पर की गई है। आपको बताते चलें कि 27 मई को गुरुआ बाजार में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर करीब 40 लाख रुपए के गहने और 5 लाख रुपए नकद लूटे गए थे। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। मैंने पुलिस को कहा, कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी। बिहार में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ मुठभेड़ हुआ तो गया में लूटकांड के आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस साफ संदेश देने की कोशिश में है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और गयाजी से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे